हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखते हैं ये स्टैटिक जीके का जो है सेट नंबर 33। इसके पहले सारा हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा बुक है स्टैटिक जीके का और ये चल रहा है वॉल्यूम नंबर 1। वॉल्यूम नंबर 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वॉल्यूम नंबर 2 है, ये 1 है जिसे हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन के साथ जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। यह रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है आपका कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नैनीताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में यहाँ पे किस लिए दिया जाता है, ये बताना है। तो ये जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है ये आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार की जो है शुरुआत जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1992 ईस्वी में जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, चूँकि उत्तराखंड में ही आपका क्या पड़ता है, जो अभी नैनीताल था, नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल भी जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, इसलिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ फैक्ट जो है आपको जरूर यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जान रहे हैं, पूर्व में इसका नाम जो था वो उत्तरांचल था। और उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से, देवों की भूमि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यदि गठन की बात करें तो उत्तराखंड का गठन जो है ये 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 सन 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। कौन सा राज्य? 27वां राज्य के रूप में। वर्तमान में टोटल राज्यों की संख्या जो है वो 28 राज्य है, जबकि 8 जो है यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ स्टैटिक है तो स्टैटिक के से संबंधित ही डिस्कस करेंगे। तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है ये जो है यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से टूटा और इसका नाम जो है उत्तरांचल था उस समय। ठीक है, जब ये उत्तर प्रदेश से टूटा था 9 नवंबर सन 2000 को, तो इस समय उसका नाम जो था वो उत्तरांचल था, जिसे जो है 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि उत्तराखंड का जो पूर्व नाम था वो उत्तरांचल था। कब तक? तो 1 जनवरी 2007 से पहले तक। देखिए, इसकी राजधानी जो है वो देहरादून पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को में शामिल भी है। और यहाँ पे और भी है, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान ही है। लेकिन जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को में शामिल है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वीडियो जो है यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर देंगे, आप लाइक कर देंगे। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कम व्यू देख के वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि आपको कम जो है हमारे पहुँच कम है, इसीलिए आपको सपोर्ट जो है हमको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। शेयर नहीं भी करते हैं तो यदि कोई नया भी देख रहे हैं तो वो आप सब्सक्राइब बस कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के बर्डमैन जो है के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का बर्डमैन जो है किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सलीम अली को यहाँ पे बर्डमैन कहा जाता है। किसको? सलीम अली को कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। सलीम अली जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसके नाम पे है, जो कहाँ पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? ठीक है, देखिए ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ठीक है, ओपेक का बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया था कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। और जो यहाँ लंदन देख रहे हैं, लंदन में भी किसी चीज़ का मुख्यालय है। यदि आप चाहें तो इस चीज़ को भी साथ साथ रख सकते हैं। जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लंदन में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पेरिस है, पेरिस में जो है आपका यूनेस्को, अभी जिसका चर्चा हो रहा था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति का जो उपनाम है, क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ज़रा देख लीजिए। हम लोग इसके पहले भी उपनाम देखे थे, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा अलग। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जो है ये मेहता जी को, मेहता और तेलंग और तैयबाजी, ये तीन है जो कि त्रिमूर्ति है। तो तीन व्यक्ति का नाम इसमें आता है, बम्बई की त्रिमूर्ति, मेहता, तेलंग और तैयबाजी, ये तीन नाम इसको ध्यान रखना है। दक्षिण का अग्नि बम जो है किसे कहा जाता है, तो सत्यमूर्ति को। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जानते हैं, और जबकि असम केसरी जो है अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन को जानते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही जो है 1905 ईस्वी में यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। महर्षि के नाम से अरविंद घोष को जाना जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हमने बस टूस फूस वाला नहीं लाए हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है और हम रिवीजन के कारण नहीं कर पाते हैं, उस तरह का यहाँ पे उपनाम लाए हैं जिसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है ये आपका कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र देश ये कब बना? तो ये बना था सन 2006 ईस्वी में। कब बना था? 2006 ईस्वी में ये बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाल से संबंधित कुछ फैक्ट, और ये फैक्ट क्या है कि नेपाल जो है ये एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र ऐसा देश है जो कि हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, क्या है, हिंदू राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नेपाल की जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, जो प्रधानमंत्री, वर्तमान छोड़ देते हैं क्योंकि स्टैटिक जी के चल रहे हैं, तो इसको हम करंट के साथ मिलाना क्या होगा, ठीक नहीं होगा। नेपाल के बारे में ये जान सकते हैं आपकी, नेपाल जो है ये आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है ये एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है। ठीक है, ये आप जान सकते हैं इससे ये चीज़ें। नेपाल की मुद्रा जो है ध्यान रखिएगा, ये नेपाली रुपया ही है, नेपाली रुपया। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है यहाँ पे काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू जो है यहाँ इसकी राजधानी हो जाएगा। काठमांडू में ही जो है आपका सार्क का मुख्यालय है। कमेंट करके आप बताएं कि सार्क में कितना जो है यहाँ पे इसका मेंबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। घनत्व के आधार पे यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मिजोरम कहा गया, तो मिजोरम में जो घनत्व के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका 52 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 52 व्यक्ति। उसी तरह से सिक्किम में जो होता है ये आपका 86 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होगा। और उसी तरह से जो मणिपुर यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, सिक्किम है यहाँ पे। उसी तरह से नागालैंड को यदि आप देखिएगा तो नागालैंड में जो है 119 हो जाएगा। जबकि आपका यहाँ पे अरुणाचल में मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 17, मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पहले आप देख सकते हैं, सबसे कम कौन है, ये आपका 2 नंबर का है। उसके बाद फिर जो है आपका मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, मिजोरम आ जाएगा। फिर जो है इन दोनों में से आपका ये सिक्किम आ जाएगा और उसके बाद ये आएगा। तो ये जन घनत्व जो है आपको ध्यान में रखना है। सभी राज्यों का जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जनगणना के बारे में पूछा घनत्व के आधार पे, तो आपके मन में डाउट आएगा कि क्या हमें सभी राज्य की जनघनत्व याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जनघनत्व जो है, एक तो पहली बात ओवरऑल भारत का याद रखिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो आपका
ईस्ट इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसको आप इसका जो जनसंख्या घनत्व है उसको ध्यान रखिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर से संबंधित जो राज्य है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी जरूर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? सोमाली मरुभूमि जो है ये आपका किस में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही यहाँ पे ये मरुभूमि है। यहीं पे जो है आपका सहारा मरुस्थल भी है, अफ्रीका में ही। क्या है? सहारा, ठीक है। सबसे बड़ा मरुभूमि जो है वो कौन है? सहारा है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा लंदन संग्रहालय, जो है यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंदन संग्रहालय। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1753 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था। वहीं पे ये तो आपका लंदन संग्रहालय हो गया, लेकिन यहाँ पे दिल्ली संग्रहालय के बारे में ध्यान रखिएगा। दिल्ली संग्रहालय के बारे में इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी को होता है, और 1949 में ही आपका क्या होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी होता है, जबकि आरबीआई का जो आपका गठन हुआ था वो 1935 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अफ्रीका से क्वेश्चन था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं या बनते रहते हैं उसको देखिए। पहली बात तो इसका उपनाम क्या सब है अफ्रीका महाद्वीप का? इसको काला महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, मानव जाति का पालना भी इसी महाद्वीप को कहा जाता है। यहाँ से जो है आपका तीनों रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं? तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो होती है यहाँ से गुजरती है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्ध में क्या है? स्थित है। जो भी हम बताएंगे बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो भी देख रहे हैं, चाहे आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वो हमें सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, इच्छा हो तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिले। देखिए स्वेज नहर जो है यहाँ पे, यह जो होता है अफ्रीका को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। कौन? स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर क्या करते हैं? अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। अब यहाँ पे स्वेज नहर के बारे में और भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर के ऊपर साइड, ठीक है, यदि मान लिया जाए कि ये जो है आपका स्वेज नहर है, तो इसके इधर जो है आपका भूमध्य सागर है। ऊपर में क्या है? भूमध्य सागर। नीचे में जो है आपका लाल सागर है। ये इन दोनों को भी जोड़ती है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, बाब अल मेंडोव जल संधि, यह अफ्रीका को क्या करती है? एशिया से, है ना, अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो यहाँ पे जल संधि, कई तरह का जल संधि हो गया। ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ जो भी पढ़े, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, यहाँ भी पढ़े आप अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। दोनों अलग चीज़ है। ये नहर है, ये आपका स्वेज नहर है, जबकि ये जो है आपका बाब अल मेंडोव, ये जो है आपका जल संधि है। और एक और जल संधि है जिब्राल्टर, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, यानी कि आम हो गया है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या करता है? तो अफ्रीका को जो है ये यूरोप से अलग करता है। और स्वेज नहर के बारे में एक चीज़ और फैक्ट क्या बोले कि ये जो होता है भूमध्य सागर और लाल सागर को भी जोड़ती है, ठीक है। ये आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ के जो है अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो कांगो जायरो नदी है, जो कि विषुवत को जो है 2 बार काटती है, चूँकि आपको बता ही चुके हैं कि जो यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से जो है यहाँ पे तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पे कांगो जायरो नदी है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी पर जो है आपका आसवान झील है। पहली बात तो फैक्ट ये ध्यान रखिए कि ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो कि कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसी पर क्या है आपका? आसवान झील है। जाम्बेजी नदी, इस पर जो है आपका जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये स्थित है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। लिम्पोपो नदी, ये जो होती है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन जितना भी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहें, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? अरब देश कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें इजराइल जो हो जाएगा, ये अरब देश के अंतर्गत इसको काउंट नहीं किया जाता है। बेकानूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? तो ये किसका है? कजाकिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ आगे जरा
चलिए, कथन पे हमको यहाँ पे विचार करने के लिए कहा गया है और ये जनगणना के बारे में है। 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों की भिखारी की वजह एक वर्ग माना गया। क्या ये सही है या नहीं, ये बताना है। देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए गए। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से है? तो किस देश से है? तो ये है फ्रांस से। कौन जो है, कौन सा अंतरिक्ष यान है? तो अंतरिक्ष यान इसमें से कौन है बताना है। तो कैसिनी जो है ये आपका एक अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग जो है कैसा होता है? तो ये हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। यहाँ पे मिलान करने के लिए आ गया है, चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। जैसे ए नंबर है कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है, ठीक है, कौन हो जाएगा इनपुट डिवाइस? तो ये हो जाएगा यहाँ पे टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ये रोम जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन हो जाएगा? अब ये दो गो बचा है। स्टोरेज डिवाइस जो है कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। आउटपुट डिवाइस कौन हो जाएगा? प्रिंटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार कि जो टच स्क्रीन है, जो टच स्क्रीन है ये एक आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब वहीं जो रोम है, रोम जो है ये रोम, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रिंटर जो है, प्रिंटर ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जो फ्लैश मेमोरी है ये स्टोरेज डिवाइस है। ओके, आगे यहाँ पे देखिए, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं और वे दूर तक जाते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसलिए 12 जनवरी को वर्तमान में आपको बताना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो कौन सी प्रस्ताव है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? कौन? रवीश कुमार। बहुत ही ये क्या है ना, फेमस पत्रकार हैं और यहाँ पे सरकार को अच्छी तरह से घेरते हैं। तो ये जो है किस चैनल से जुड़े हुए हैं? तो सबको पता होगा ये NDTV से जुड़ा हुआ है। किससे? NDTV से जुड़ा हुआ है। और इसे जो है रवीश कुमार को ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2019 के अंदर इसको जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। रेमन मैगसेसे पुरस्कार इसको मिल चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा। इसका जन्म जो है ना, जन्म के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जन्म के रूप में ये बिहार में इसका जन्म हुआ था, मोतिहारी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन से दिए हुए समूह में संबंधित नहीं है? नहीं है वाला ध्यान रखिएगा, कौन नहीं है? तो CV रमन हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, शकुंतला देवी और सुधा चंद्रन हो गया, ठीक है। ये कौन नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो CV रमन का जो संबंध है, एक तो यहाँ पे ये फिजिक्स के क्षेत्र से है, ठीक है, और वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तो और सब है नहीं, तो ये यहाँ पे चलिए यहाँ पे फिजिक्स से संबंधित हो गया। और यहाँ पे जो आपका, ठीक है, CV रमन हो गया और जो सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, ये भी आपके भौतिक शास्त्र से संबंधित हो गए। शकुंतला देवी जो हैं ये भी गणित से संबंधित हो गई, ठीक है, ये भी गणितज्ञ ही हैं।
तो ऑप्शन नंबर सुधा चंद्रनंदन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्टर है, इसलिए अलग हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और एक लाइक ज़रूर आप कर देंगे, और वीडियो को जो है आप शेयर कर दें। चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने का थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनाएं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।